हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने जीवन में वाई की इम्पोर्टेंस को तो समझा है। क्योंकि इम्पोर्टेंस हमने कई बार पढ़ी है, पर इसके पीछे के साइंस को भी समझा कि जब तक हमें पर्पस नहीं मिल जाता तब तक हम सही शुरुआत नहीं कर सकते हैं। मगर जितना इम्पोर्टेंट वाई है, व्हाट है, हाउ है, उतना ही इम्पोर्टेंट व्हेन भी है, यानी कि कब, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले सवाल। क्या आपने सोचा है आपके जीवन में फिर से चीज़ें कब ठीक होंगी, या फिर आप उस इंसान से शादी कब करेंगे जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। सवाल बड़े पेचीदा है और मुझे लगता है कि दिमाग के एंटीने भी खड़े हो गए होंगे। तो फिर आज की बुक समरी इसी के बारे में है। नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप समरीज को सुनते हैं, शेयर करते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की समरी है व्हेन, यानी कि कब, जिसे लिखा है डेनियल पिंक ने। डेनियल अच्छी किताब के ऑथर है, जिसमें उनकी नई किताब व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट ऑफ परफेक्ट टाइमिंग ये शामिल है। ये न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर बुक में किताब अपनी नाम बनाया है इस बुक ने, और 2018 के बेस्ट बुक का नाम दिया गया है इस बुक को। डेनियल की और किताबों में और भी बहुत सारे किताबें हैं, जैसे कि अ न्यू ह्यूमन बीइंग, ड्राइव इनटू सेल्फ ह्यूमन शामिल है। उनकी किताबों ने कई अवार्ड जीते हैं और उन्हें 39 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। तो बात है व्हेन, यानी कि कब। हम सभी सोचते हैं कि टाइमिंग ही सही सब कुछ होता है, और यही वजह है कि हम अपने ज़्यादातर काम इसी के हिसाब से करते हैं। मगर ये आइडिया गलत है। ये बुक समरी आपको कब और सही समय के साइंस के बारे में सारे सवाल के जवाब देंगे। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे समय सिर्फ लक पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो एक साइंस है। डेनियल पिंक आपको बताएंगे कि आपके फायदे के लिए काम करने का समय आप कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी व्हेन बाय डेनियल पिंक, और स्टार्ट करते हैं इन सवालों से। तो फैसला लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मुझे टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए कब पढ़ना चाहिए? मैथ्स के टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए आंसर कब देना चाहिए? और मुझे बहुत सारे इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए अपनी कहानी कब लिखनी चाहिए? मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब हूँ? मैं सबसे ज़्यादा काम की और चैलेंजिंग काम करने के काबिल कब हूँ? व्हेन, यानी कि कब। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम जानते हैं कि समय कितना मायने रखता है, लेकिन हमें खुद टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। हम सभी अब बस अपने रोज के कब यानी कि व्हेन में फंस जाते हैं, लेकिन असल में कभी भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। इस बुक समरी में हम देखेंगे कि कैसे डेनियल पिंक यह साबित करते हैं कि टाइमिंग कोई आर्ट नहीं बल्कि साइंस है, और ऐसा करने के लिए हमें समय के साथ में शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे ही हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सेकंड, मिनट और घंटे नेचुरल नहीं है। इंसान ने इन सभी चीज़ों को बनाया, जिसमें हफ्ते, महीने और साल भी शामिल है। सिर्फ एक ही बात सही रहेगी, वो है रात और दिन का कॉन्सेप्ट। तो इस बुक का पहला पार्ट हमारे रोज के जीवन यानी कि डेली लाइफ में छुपे हुए पैटर्न को दिखाता है। हम अपने हर दिन के एनर्जी लेवल के बारे में जानेंगे, और हमें किस वक्त और कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, ये हम सब सीखेंगे इस बुक से। और एंड में हम एक शुरुआत, बीच का समय और अंत का समय भी जानेंगे, यानी कि बिगिनिंग, मिड पॉइंट और एंडिंग। बहुत से लोग कब से जुड़े सवालों को क्या से जुड़े सवालों से इम्पोर्टेंट नहीं मानते, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते। यही कारण है कि हम अपने रोज के जीवन में छुपे हुए पैटर्न का एहसास भी नहीं कर पाते। तो क्या से भरी इस दुनिया में आप अपने कब का जवाब पाने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो आप एक सेकेंड पॉज लेकर के सोचिए कि आप ये क्यों सुनना चाहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लर्निंग जर्नी को। तो द हिडन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हर इंसान के अंदर उसकी अपनी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो हर किसी के जीवन में बैलेंस रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये क्लॉक एक छिपे हुए पैटर्न को बनाती है, जो हमें बताता है कि हम अपने रोज की जिंदगी में कैसा महसूस करते हैं और कैसे काम करते हैं। इंसान पूरे दिन में कभी भी सेम एनर्जी लेवल पर काम नहीं कर सकता है। हम सभी ऐसे पैटर्न को बनाते हैं जिसे हम देख नहीं सकते और उनका हम एहसास भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग यकीन करते हैं कि हमारा टाइम सुबह है, दोपहर और शाम के हिसाब से चलता है, पर डेनियल पिंक ने सभी के लिए दिन के हिसाब से एक नई साइकिल बनाई, जो कि हमारे एनर्जी लेवल से मैच करता है। इसे मॉर्निंग पीक्स, दोपहर यानी आफ्टरनून ड्रॉप्स, और शाम यानी कि इवनिंग रिबाउंड्स कहते हैं। मॉर्निंग पीक में हम अपने सबसे ज़्यादा एनर्जी में रहते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्टिव और हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हमारी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर रहती है, जिसके कारण हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं।
दोपहर का समय मॉर्निंग पीक से बिल्कुल उल्टा होता है। इस टाइम पे हमारी एनर्जी सबसे कम होती है और इस समय हम इम्पोर्टेंट कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये आमतौर पर जागने के 7 घंटे बाद का समय रहता है और ये दिन का वो पार्ट है जहां हम अपने काम पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। शाम का टाइम एनर्जी लेवल के वापस लौटने का टाइम होता है, पर हम इस टाइम पे भी सही और ज़्यादा ढंग से काम करने के लायक नहीं होते हैं। यह हमारे दिन का वो पार्ट है जहां हमारे दिमाग को हम भटकने से नहीं बचा पाते, पर यह पैटर्न हर एक के लिए सेम नहीं है, क्योंकि हम सभी का अपना अपना इंटरनल बायोलॉजिकल है। इसलिए हमारे अंदर अलग अलग एनर्जी साइकिल भी होते हैं और इन साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को लार्क, आउल और थर्ड बर्ड कहा जाता है। लार्क उन लोगों को कहा गया है जो सुबह के टाइम बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके हर दिन का एनर्जी साइकिल इस तरीके से होता है: मॉर्निंग पीक्स, दोपहर का मिड पॉइंट यानी आफ्टरनून ड्रॉप्स, और शाम का समय एनर्जी का वापस आने यानी कि इवनिंग रिबाउंड्स। तो आउल वो लोग होते हैं जिनकी शुरुआत देर से होती है। ये रात के टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये लोग लार्क के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इनके पूरे दिन का एनर्जी साइकिल इस तरह का होता है: सुबह इनका एनर्जी लेवल दोबारा बनता है, दोपहर में सबसे कम होता है और शाम को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 60 to 80% लोग आखिरी एनर्जी साइकिल से रिलेटेड है। थर्ड बर्ड्स, जो कि मिड पॉइंट में होता है, ये ना यानी कि ना ही ये लार्क की तरह जल्दी उठ सकते हैं और ना ही आउल की तरह रात भर जाग सकते हैं। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी साइकिल से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमें हर दिन हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिंडा को रीजनिंग प्रॉब्लम थी, जिसे एक कंजक्शन फाइलोसी कहते हैं। कंजक्शन फाइलोसी रीजनिंग का एक टाइप होता है जहां एक इंसान सिंपल से जवाब की जगह ज्यादा इंफॉर्मेशन भरे जवाब को चुनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी से भरे जवाब किसी भी क्वेश्चन का सबसे अच्छा जवाब होता है। जवाब देने वाले लोगों को लिंडा की प्रॉब्लम दिन के अलग अलग समय में दी गई, ज्यादातर सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। यह रहा क्वेश्चन, आप ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। 31 साल के लिंडा एक कॉलेज स्टूडेंट थे जो कि फिलोसफी की पढ़ाई कर रहे थे। वह भेदभाव और सोशल जस्टिस पर चर्चा करना पसंद करते थे और उन ग्रुप्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे जो इसे बढ़ावा देते हैं। आपको लिंडा के बारे में क्या लगता है कि ए, वह एक बैंक टेलर यानी कि बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय है, बी, वो एक बैंक टेलर है और फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट है? ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी को चुना क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट को बनाने और इन्फॉर्मेशन को जमा करना ज़्यादा पसंद करता है, जी ठीक उसी तरह जैसे कंजक्शन फाइलोसी में बताया गया है। पर असल में क्योंकि ऑप्शन बी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा और लिंडा के बारे में जो जानकारी दी गई उससे रिलेटेड भी है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को जवाब बी सही लगा। पर सही जवाब था ए, क्योंकि लिंडा की प्रॉब्लम्स ओपिनियन, फैक्ट्स या सच्चाई पर बेस्ड नहीं थी। लिंडा की प्रॉब्लम सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट था। यह कहना कि बैंक टेलर फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, यह बिल्कुल ये कहने जैसा होगा कि एक बैंक टेलर सब्जियों से नफरत करता है। ये सभी बातें बैंक टेलर का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि सब्जेक्ट, और ये हिस्से पूरे सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। इस रिसर्च से पता चला कि ए जवाब देने वाले ज़्यादातर लोग वो है जिनका सुबह सर्वे किया गया था। इस रिजल्ट का क्या मतलब है? यही कि लिंडा की प्रॉब्लम लॉजिकल है, इसे पूरे ध्यान यानी कि एनालिसिस और बारीकी यानी कि कंसंट्रेशन के साथ में देखने की जरूरत है। ये उन लोगों के लिए आसान सा सवाल है जो अपने पीक स्टेज पे है, क्योंकि वहाँ ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ध्यान देने के काबिल होते हैं। जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया उन्होंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि फालतू की इन्फॉर्मेशन पर, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक्टिव तौर पर भाग लेने वाले। अगर हम सभी का एक जैसा फैसला लेने का मेथड और एक जैसी एनर्जी साइकिल होती तो लिंडा की प्रॉब्लम सभी ने एक ही समय पर सही जवाब दिया होता। ज़्यादातर लोगों ने सुबह के वक्त सही जवाब दिया और बाकी कुछ लोगों ने शाम के वक्त सही जवाब दिया। यह साबित करता है कि दिन के अलग अलग हिस्से पे हमारा एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। सुबह के समय पर लाख के सही जवाब देने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आउल इसका सही जवाब शाम को दे सकते हैं और थर्ड बर्ड्स जो अपना जवाब दोपहर को सही दे पाएंगे। लिंडा की प्रॉब्लम से पता चलता है कि आपकी इंटरनल क्लॉक और क्रोनोटाइप को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके कारण हम अपने कुछ मामूली कब यानी कि व्हेन के सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम जानेंगे कि मैथ्स के सवालों को हल करने का, कहानी लिखने या फिर किसी भी मुश्किल काम को करने का सही समय कब होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। द पावर ऑफ ब्रेक्स, द प्रॉमिस ऑफ लंच एंड द केस ऑफ अ मॉडर्न सिएस्टा। थ्रोट एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ आपको किसी मुश्किल स्टेज
पे का हल निकालने के लिए खुद पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो वो एक खतरनाक स्टेज है जहाँ किसी को शामिल नहीं होना चाहिए। एक सर्वे में यह साबित हुआ कि एक किसी इंसान का खराब समय 2:55 पे होता है, 55 to 55 पे होता है। दोपहर के वक्त जहाँ पे थ्रॉट मौजूद रहते हैं उस टाइम पे हमें अक्सर बरमुडा ट्रायंगल के रूप में माना जाता है। खासकर अस्पतालों में और ड्यूक मेडिकल सेंटर में की गई 90,000 सर्जरी पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ज़्यादातर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो सर्जरी से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं उनसे की गई गलतियां जो उनके मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती है वो 3 से 4 बजे के बीच में हुई थी। ज़्यादातर अस्पताल के एम्प्लॉय दिन के बाकी हिस्सों में सही तरीके से सफाई करने में भी नाकामयाब रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार दिन के स्पेसिफिक समय में अस्पतालों में हर साल 6 लाख बेवजह इन्फेक्शन फैलता है और 35,000 बेवजह की मौत होती है। गलत तरीके से की गई सफाई बताती है कि अस्पताल में दोपहर के समय में सिचुएशन इतने डेंजरस हो सकते हैं। इस किताब से हमें जो बढ़िया रास्ता मिलता है वो ये है कि दोपहर के समय में कभी अस्पताल में पैर नहीं रखना चाहिए और ना ही अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। दोपहर के ट्रॉफ स्पीड को जानने के बाद डेनियल पिंक ने हमें कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनमें दिए गए एक्टिविटी का इस्तेमाल हमें ट्रॉफ के चाल से बचने के लिए करना चाहिए। दोपहर के ट्रॉफ से बचने का सबसे पहला मेथड है सिर्फ एक ब्रेक लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक लेना आपको कम काम करने वाला बना दो तो आप बिल्कुल कर दो, क्योंकि होता है इससे बिल्कुल अलग है। ये रहा एग्जाम्पल। 10 से 20 मिनट के लिए ब्रेक लेने वाले बच्चे अपने पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे हैं। जैसे कि उन्होंने 3 हफ्तों की क्लास स्कूल में और ली और दूसरी ओर से जिन बच्चों ने ब्रेक नहीं लिया उनके फेल होने के ज़्यादा चांसेस थे। जैसे कि उन्होंने स्कूल में बहुत ही कम समय बिताया और अच्छी तरीके से पढ़ाई ना की हो, पर ताज़ी हवा में टहलने जाना फ़ायदेमंद है। इससे आपकी नॉलेज अलर्टनेस बढ़ती है जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करती है। नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट खाना नहीं होता है बल्कि दोपहर का खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी मुश्किल काम को करने से पहले दोपहर का लंच ब्रेक लेना काम की क्वालिटी को अच्छा बना देता है। दोपहर का खाना पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ 2 पावरफुल चीज़ें देता है। पहला ऑटोनॉमी और दूसरा डिटैचमेंट। तो ऑटोनॉमी खुद पर काबू रखना सिखाता है। जब रूल्स आपको रोक नहीं पाते हैं, ये रूल्स आपको बताता है कि क्या, कब, किससे और कैसे करना है। तब आप सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना ध्यान उस पर फोकस कर पाते हैं। टेम्परेरी डिटैचमेंट का मतलब है जहां आप अपने काम करने वाले जगह से, डेस्क से या स्टेशन से कुछ समय के लिए अलग होते हैं। अपने डेस्क से हट जाना एम्प्लॉइज़ को एक अच्छे रूप से इफेक्ट करने वाली एक्टिविटी साबित हुई है क्योंकि वो अपना ध्यान काम से हटा करके बाकी कामों जैसे कि आराम करने पर लगाते हैं। झपकी लेना भी पूरे हेल्थ में सुधार लाने का काम करता है। जो लोग झपकी लेते हैं वो दिल की बीमारियों का अनुभव 37% कम करते हैं। झपकी लेना हमारे इम्यून सिस्टम में सुधार आता है और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है। कुछ लोग सही तरीके से झपकी नहीं लेते हैं। 20 मिनट के लिए झपकी लेना कई तरीके से फायदेमंद होता है, पर आप स्लीप इनिस्ट्रिया को भी महसूस कर सकते हैं, यानी कि जागने के बाद नींद के झटके आना, कुछ ठीक से समझ नहीं आना जैसे अनुभव होता है। ठीक तरीके से ली जाने वाली झपकी 10 मिनट से 20 मिनट की होती है जो कि अगले 3 घंटों के लिए आप पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। ट्रुफ उन लोगों के लिए खतरनाक जाल है जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कोई भी इसके बारे में जानता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस गंभीर पॉइंटर लाइन को समझने के बाद अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द स्टार्टिंग राइट, स्टार्टिंग अगेन एंड स्टार्टिंग टुगेदर। तो कुछ लोग अलग शुरुआत करने से बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि सही शुरुआत कब करें, दोबारा शुरुआत कब करें और साथ ही स्टार्टिंग ही कब करें। ये चैप्टर शुरुआत के बारे में बताएगा कि कब हमें अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रूरी बदलाव और ज़रूरी काम को स्टार्ट करना चाहिए। इन मेथड्स को अप्लाई करने का एक एग्जाम्पल है जैसे कि सुबह 8:30 बजे से पहले स्कूल जाने वाले बच्चों के ग्रेड में कमी और उनके हेल्थ पर बुरा असर होता हुआ देखा गया है। इस तरीके से भविष्य में उनकी सक्सेस में के चांस को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। इस गिरावट का प्रूफ स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि अमेरिकन एकेडमी पर एक पॉलिसी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि मिडिल और हाई स्कूल को सिर्फ 8:35 या फिर उसके बाद से क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिन स्कूल ने पॉलिसी को फॉलो किया उन्होंने अपने स्टूडेंट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा।
और उन स्टूडेंट के आलस में कमी आई, स्लो स्पीड में भी कमी आई, बच्चों के नंबर्स अच्छे आए, ज़्यादातर मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में बदलाव आए। अप्लाई करने के 2 साल बाद 8:30 में स्कूल खुलने वाले रूल्स को मानने के बाद में उनके 11% तक उनका इजाफा हुआ। वहाँ पे जो रिजल्ट निकला, ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि यही शुरुआत कितना पावरफुल है। बस शुरुआती समय को बदलने पर रिजल्ट लंबे समय तक चलेगी। सही शुरू करने के अलावा हमें शुरू करने के मेथड को भी जानना पड़ेगा। कई बार जब हम ठोकर खाते हैं तो हमें बेहतर और सही बनाने के लिए इंस्पायर करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि साल का पहला दिन लोगों को सबसे पॉपुलर टेम्पोरल लैंडमार्क से एक होता है। टेम्पोरल लैंडमार्क का मतलब है अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ दिनों के लिए खुद से किया गया वादा। सोशल और पर्सनल 2 तरीके के टेम्पोरल लैंडमार्क्स होते हैं। सोशल लैंडमार्क्स वो है जो हर कोई शेयर करता है, जैसे कि हफ्ते या महीने की शुरुआत, और इसमें छुट्टियां भी शामिल हो सकती है। दूसरी ओर पर्सनल लैंडमार्क्स ज़्यादातर किसी के लिए, जैसे कि बर्थडे और एनिवर्सरी से जुड़े होते हैं। ये टेम्पोरल लैंडमार्क बुरी शुरुआत से उबरने के लिए हमें हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हमें फिर से स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम साल की शुरुआत में एक लंबी लिस्ट बनाते हैं। यहाँ वो डेट्स भी होती है जिनमें हम अपनी किताबों को लिखने की प्लानिंग भी करते हैं, जिसका हमने सपना देखा था। ये सभी चेंजेस एक नई शुरुआत की इच्छा का एक रिजल्ट है। इस तरह फिर से शुरुआत यानी कि स्टार्ट और गेन की शुरुआत करने का खासियत का पता लगाना एक स्ट्रॉन्ग मेथड है। तीसरा तरीका है एक साथ शुरुआत करना, यानी कि स्टार्टिंग टुगेदर। कुछ बुरी शुरुआतों से बच पाना मुश्किल होता है, जैसे कि उस साल के कॉलेज में पास होना जब इकोनॉमी की बुरी हालत हो या फिर जुलाई के महीने में हॉस्पिटल में होना जब बहुत सी मौतें हो रही हो। इस तरीके की शुरुआत के साथ में पहले 2 मेथड को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, यानी कि सही शुरुआत करना या फिर से शुरू करना। इसीलिए हमें सभी के साथ में शुरुआत करने का मेथड अपनाना चाहिए। नर्स फैमिली पार्टनरशिप का एक नेशनल प्रोग्राम नर्सों को उनके आसपास के कम कमाने वाले घर में, जहां यंग मदर्स के साथ में उनके नए जन्मे बच्चे हो, उनके घरों में जाने की परमिशन देती है। ये यंग मदर्स ऐसे लोग हैं जो इस जीवन को अकेले नहीं जी सकते। उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो फिर से उन्हें शुरुआत करने और सही शुरुआत करने में उनकी हेल्प कर सके। हम जानते हैं कि शुरुआत करना ज़रूरी है, पर यह हमेशा आसान और अच्छा नहीं होता है। कम उम्र में माँ बन जाना अच्छा नहीं होता। इसीलिए कुछ लोगों का उनके पास में होना जिन पर वो डिपेंड कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है और उन्हें उनके फ्यूचर की कुछ उम्मीद मिलती है। अंत में हम सभी जानते हैं कि पहला कदम उठाना हमेशा हमारी जर्नी में सबसे मुश्किल कदम होता है, पर कुछ तरीकों को जानना, जैसे कि सही शुरुआत करना, फिर से शुरुआत करना और एक साथ शुरुआत करना, हमारे सबसे मुश्किल सवालों में से एक, यानी कि कब, यानी कि व्हेन का जवाब दे देता है। शुरुआत करने के अंतिम फैक्टर को समझने के बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मिड पॉइंट यानी कि बीच का समय। 2 चीज़ें हैं जो मिड पॉइंट हमें दे सकती है। एक है स्लंप हो सकती है जो हमें नीचे लाती है, और एक स्पार्क जो हमें उठाती है। तो हनुक्का ज्यूस द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार, एक फेस्टिवल है। इस सीजन के दौरान उनके पास में हनुक्का का एक पारंपरिक बॉक्स होता है जिसमें 44 मोमबत्तियाँ होती है। लगातार 8 दिनों तक उनके लोगों को हर दिन अपने मोमबत्तियों को जलाना रहता है। जैसे कि रिसर्च करने वालों ने देखा है कि 76% लोग पहली रात को मोमबत्ती जलाते हैं, पर दूसरी रात को यह 55% कम हो जाते हैं, और आगे के दिनों में आधे से भी कम लोग ही मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन आखिरी दिन ये फिर से 50% तक पहुँच जाते हैं। तो रिसर्च करने वालों ने पाया कि लोगों का मानना था कि पहले और आखिरी दिनों में मोमबत्तियाँ जलाना ही मायने रखता है। लोगों का मानना था कि जब आप इन दिनों में मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको रिलीजियस माना जाएगा, इसीलिए क्योंकि इंसान नेचुरली लोगों को दिखाना चाहता है और वो रिलीजियस दिखना चाहता है। उनके लिए मायने रखता है कि पहला या आखिरी दिन को रोशनी करना, बीच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बीच का समय या मिड पॉइंट का समय हमेशा एक स्लम्प दिखाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कम करते हैं, हम अपने मोटिवेशन और एनर्जी को बीच में कम कर देते हैं। अब बीच का समय स्पार्क कैसे देता है? कोनी गर्सन नाम के एक स्कॉलर ने बिजनेस पढ़ने वाले बच्चों के एक ग्रुप पर रिसर्च किया। इन बच्चों को एक टॉपिक पर खोज करने और पेपर तैयार करने के लिए 11 दिन दिए गए थे। यह कहानी हमें स्पार्क मिलने के बारे में बताती है। पहले 5 दिनों में टीम के साथी काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर छठे दिन में सोचने लगे कि उनके पास समय कम है। छठे दिन में बच्चे ने अर्जेंसी महसूस की और इसलिए बच्चे ने अपने बकवास बातचीत को रोक दिया और फिर अपने काम पे ध्यान लगाने लगे। अब ये जल्दबाजी उनके काम में टांग अड़ाती थी, क्योंकि अब समय खत्म होने की कगार पे था। इससे ओ इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि करो या मरो सिचुएशन।
तो इस बार मिड पॉइंट ने उनकी मोटिवेशन को कम नहीं किया, इसके बजाय उनकी मोटिवेशन और भी बढ़ गई। हर बार जब हम बीच में पहुंचते हैं तो हम नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। कभी कभी मिड पॉइंट हमें नीचे ले आता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ों को करने के लिए इंस्पायर भी करता है। ज़्यादातर लोग बीच के समय को ज़रूरी नहीं मानते हैं, लेकिन यह शुरुआत और अंत के जितना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर है मैराथन्स, चॉकलेट्स एंड द पावर ऑफ पोइनेंसी, यानी कि शुरुआत और मिड पॉइंट की तरह ही अंत भी हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी जगह लेता है। हम अंत समय हमें सीख देता है, या हमारे पास जो है हमें उसकी कीमत समझाता है, और ये हमें लोगों में फ़र्क करना सिखाता है और हमें समझाता है कि हमारे जीवन में ये क्या मायने रखता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जो हमें बताते हैं कि अंत समय में कैसे हमारी मदद करता है। और आगे जानेंगे हम मिशन ऑफ यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजिस्ट एड ओब्रायम और फीबी एल्सवर्थ ने एक स्टडी की है। उन्होंने बच्चे को एक नई तरह की हर्शी किसेस चॉकलेट जो लोकल मार्केट से ली गई इंग्रेडिएंट से बनी है वो चखने के लिए दिया था, पर उनका मेन मकसद यह था कि एंडिंग बच्चों के फैसले को किस तरीके से बदल सकती है। उन्होंने एक लेबल लगाया और बच्चों से हर से किसी चॉकलेट को 1 से 10 के बीच में रेटिंग देने के लिए कहा। रिसर्च करने वालों के पास में आखिरी चॉकलेट देने के लिए 2 अलग अलग ग्रुप थे। एक ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि यह आपकी अगली चॉकलेट है, और दूसरे ग्रुप से उन्होंने कहा कि यह आपकी आखिरी चॉकलेट है। और वो लोग जो ये मानते थे कि ये उनकी आखिरी चॉकलेट है, उनका मानना था कि यह चॉकलेट बाकी चॉकलेट के मुकाबले 64% ज़्यादा अच्छी है। और वहीं दूसरे ग्रुप का मानना था कि उन्हें आखिरी चॉकलेट 22% ज़्यादा पसंद आए। 22% ज़्यादा पसंद आए, इससे पता चलता है कि एंडिंग हमारे फैसले को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जिन बच्चों को पता था कि लास्ट चॉकलेट है, उन्होंने इसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उनके दिमाग पे चॉकलेट ख़त्म होने का एहसास हो गया था। काम करने के तरीके को छोड़ करके कभी कभी हमारा दिमाग एंडिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। यह एक बुरा मगर एक स्ट्रॉन्ग सच है, और पिक्चर के राइटर एंडिंग के मतलब को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वे जानते हैं कि अच्छी एंडिंग हमेशा खुशी से भरी एंडिंग नहीं होती है। उन्होंने बताया कि कोई भी एक खुशी से भरी एंडिंग बना सकता है, लेकिन हर कोई एक मीनिंगफुल एंडिंग नहीं बना सकता। पिक्चर की फिल्में जैसे कि अप एंड इनसाइड आउट हमेशा दिखाती है कि फिल्म का मेन लीडर अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कैसे लड़ता है और उसे हासिल कैसे करता है। अंत में उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो वो स्टार्टिंग में करना चाहते थे। वह अंत कभी सुंदर नहीं होता जो खुशी से ख़त्म हो, वह खूबसूरत तब होता है जब वह मतलब भरा हो। देखिए कि कैसे मिस्टर फेगडिट ने अपना घर छोड़ दिया था ताकि वहाँ रसल को बचा सके, या फिर बिंग बोंग कैसे रॉकेट को जाने देता है ताकि जॉय सबसे ऊपर अपनी जगह बना सके। एंडिंग अच्छा या बुरा हो सकता है। कभी कभी हम उन आखिरी सिरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं जिसकी वजह से हम पूरी तस्वीर को देखने में फेल हो जाते हैं। जिंदगी सिर्फ एंडिंग के बारे में नहीं है, यह कैसे ख़त्म होती है ये उसके बारे में है। जीवन सिर्फ मौत के बारे में नहीं है, बल्कि हम जिंदा रहते हुए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कितना मीनिंगफुल बनाते हैं, ये इसके बारे में है। शुरुआत और मिड पॉइंट की तरह ही अंत हमेशा अच्छा नहीं होता, पर अंत हर एक इंसान की जर्नी में कुछ ज़रूरी बातें या फिर चीज़ें सामने लाता है, और वही किसी इंसान की जीवन की कहानी का सही मतलब और पर्पस बताता है। तो इसी के साथ में ये वंडरफुल, अमेजिंग और मीनिंगफुल बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है और हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन, यानी कि जो हमारी रिवाइज लर्निंग होती है। इस किताब में हमने यह समय के क्वेश्चंस और कब की इम्पोर्टेंस को समझा। अब हम रोज़ के जीवन में छुपे हुए पैटर्न और जिन चीज़ों से हम रोज़ गुजरते हैं उसे समझते हैं, जैसे कि पीक ट्रूथ और एनर्जी लेवल के पलटने के बारे में। अब हम इंसानों के अलग अलग क्रोनोटाइप के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि लार्क या फिर सुबह के लोग, आउल यानी कि रात में एक्टिव रहने वाले लोग, और थर्ड बर्ड जो कि मिड पॉइंट पे रहते हैं। अपने लोगों पर ट्रूथ के इफेक्ट और जाल पे गिरने के तरीके को भी जाना हमने शुरुआत करने की, सही शुरुआत करने की और फिर से शुरुआत करने की और एक साथ शुरुआत करने के पार को भी समझा। हमने मिड पॉइंट के इम्पोर्टेंस को जाना और ये भी समझा कि मिड पॉइंट्स एक स्लम के और स्पार्क में कैसे बदल सकता है। हमने अलग अलग सिचुएशन में एंडिंग का क्या मतलब होता है वो भी सीखा। हमने सीखा कि हमारे जीवन में एंडिंग कैसे इम्पोर्टेंस होता है। इस किताब को पढ़ने से हमने शायद इससे पहले इनसिक्योर होंगे, जिन चीज़ों को हम नहीं कर सकते उन पे हम खुद को मेहनत करने के लिए और मजबूर करते होंगे, और उस समय आप जानना चाहते होंगे कब शुरू करना है और कब बंद करना है।
अब हम जान चुके हैं कि यह हमारे बारे में नहीं है। किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, इसे खुद को थकाने या फिर हारने ना दे। जैसे कि अब तक करते आए हैं, अपने आप को जाने, खुद को सुधारे और अपना साथ दे। जब हमने अपने कप का जवाब देख लिया, तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी है? तो फिर हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। और तो अब जल्दी से आप नेक्स्ट कोई समरी, कौन सी समरी सुनना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।